आज हम एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में उतर रहे हैं जो दशकों से भारतीय सिनेमा के आसमान पर छाई हुई हैं, फिर भी एक रहस्य बनी हुई है। रेखा। हाँ बिल्कुल। और आज हमारे पास यासिर उस्मान की लिखी जीवनी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी के कुछ जरूरी हिस्से हैं। हाँ, ये किताब रेखा के जीवन के कई उतार चढ़ावों को देखती है, उनके रिश्ते, विवाद और वो जो उनका कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन रहा है उस पर रोशनी डालती है। सही कहा। ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, बल्कि उस सफर को समझने की एक कोशिश है। भानुरेखा से रेखा बनने का सफर। तो आज हमारा इरादा यही है कि इस ग्लैमरस पर्दे के पीछे झांके, भानुरेखा गणेशन से रेखा बनने की कहानी, शोहरत के साथ जो तन्हाई आई और वो पहेली जो मतलब आज भी कायम है। ये उन सब के लिए है जो मशहूर हस्तियों को सिर्फ सुर्खियों से नहीं बल्कि उनकी पूरी कहानी से समझना चाहते हैं। और रेखा की कहानी तो वाकई एक पहेली है। मतलब सोचिए, वो इतनी बेबाक मुंहफट किशोरी हाँ, बाद में कैसे इतनी एकांतवासी रहस्यमयी दिवा बन गई, और ये भी कि क्यों उनका इतना जबरदस्त करियर हमेशा उनके निजी जीवन, खासकर एक खास रिश्ते के साये में रहा। वही तो। चलिए आज इसी गुत्थी को थोड़ा खोलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, उनकी जड़ों से। हाँ। भानुरेखा गणेशन तमिल सिनेमा के सुपरस्टार जेमिनी गणेशन और अभिनेत्री पुष्पावली की बेटी। और ये जानना जरूरी है कि उनका जन्म बिना शादी के हुआ था। हाँ, ये बहुत अहम बात है। किताब की प्रस्तावना में निर्देशक मुजफ्फर अली का जिक्र है। वो कहते हैं कि रेखा की आंखों में उन्हें हमेशा एक गहरा दर्द, एक टूटकर फिर से जुड़ जाने का अनुभव दिखता था। और ये दर्द शायद उनके बचपन से ही जुड़ा था। उस दौर का माहौल समझना पड़ेगा। जेमिनी गणेशन बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन पुष्पावली के साथ उनका रिश्ता उनकी कानूनी पत्नी और एक और मशहूर एक्ट्रेस थी सावित्री। हाँ, सावित्री जी। हाँ, उनके साथ उनके संबंधों के बीच मतलब उलझा हुआ था। तो बिना शादी के जन्मी संतान होने का ठप्पा रेखा पर बचपन से लग गया। उन्हें लौट्टा यानी नाजायज तक कहा जाता था। कितना बुरा लगता होगा। बिल्कुल। पिता का नाम तो था पर साया नहीं था। और ऊपर से माँ पुष्पावली, वो आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। खासतौर पे घुड़दौड़ की वजह से काफी कर्ज हो गया था। और इसी कर्ज ने महज 14 साल की भानुरेखा को फिल्मों की दुनिया में धकेल दिया। हाँ। वो भी उनकी मर्जी के खिलाफ। हाँ, स्कूल छूट गया। किताब में तो ये भी लिखा है कि कभी कभी उनके भाई सेट पर जाने के लिए उन्हें पीटते भी थे। अरे बाप रे। और सोचिए, उनके पिता इतने बड़े स्टार थे, जेमिनी गणेशन। चाहते तो शायद मदद कर सकते थे पर नहीं की। मद्रास में शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। उन्हें वो पारंपरिक हीरोइन मटेरियल नहीं समझा जाता था। फिर निर्माता कुलजीत पाल उन्हें बॉम्बे ले आए। अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन बॉम्बे में चुनौतियां और बड़ी थीं। हिंदी नहीं आती थी, अकेलापन था, और जैसा किताब में इशारा है, शोषण का खतरा भी मंडरा रहा था। और यहीं भानुरेखा गणेशन सिर्फ रेखा बनी। उन्हें मद्रासन कहकर चिढ़ाया जाता था। उनकी लुक्स पर भद्दी टिप्पणियां होती थीं, सांवली, मोटी। हाँ, शशि कपूर का वो मशहूर कमेंट तो सबको याद है, ये काली मोटी लड़की कैसे हीरोइन बनेगी। हाँ, लेकिन उनकी पत्नी जेनिफर कपूर ने तभी कह दिया था। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि ये लड़की एक दिन बहुत बड़ी स्टार बनेगी। उनमें गजब का आत्मविश्वास था, इतनी आलोचना के बाद भी। श्याम बेनेगल ने भी ये महसूस किया था। सही कहा। और फिर करियर की शुरुआत ही एक बड़े विवाद से हुई। फिल्म अनजाना सफर की शूटिंग के दौरान, जब वो सिर्फ 14-15 साल की थीं। हाँ, वो किसिंग सीन वाला मामला किताब में ये काफी विस्तार से है और पढ़कर मतलब हैरानी होती है। हाँ बिल्कुल। रोमांटिक सीन के नाम पर डायरेक्टर राजा नवाथे ने एक्शन बोला और हीरो बिस्वीजीत ने रेखा को पकड़कर जबरदस्ती चूमना शुरू कर दिया। और उन्हें बताया भी नहीं गया था पहले। नहीं, बिल्कुल नहीं बताया गया था। कैमरा चलता रहा, डायरेक्टर ने कट नहीं बोला और यूनिट के लोग सीटियां बजा रहे थे। करीब 5 मिनट तक ये सब चला। 5 मिनट? हाँ। रेखा की आंखें बंद थीं पर आंसू बह रहे थे। उन्होंने बाद में कहा कि उन्हें ठगा हुआ महसूस हुआ, एक ऐसा घाव जो कभी भर नहीं सकता। इस पर बाद में बातें भी बहुत हुई ना, मतलब अलग अलग बयान आए। हाँ बिल्कुल। बिस्वीजीत ने कहा कि ये डायरेक्टर की गलती थी। निर्माता कुलजीत पाल का कहना था कि रेखा को पता था और उन्होंने कहा कि पब्लिसिटी के लिए इसे इस्तेमाल करो। अच्छा। हाँ, सच जो भी हो, नतीजा ये हुआ कि इतनी कम उम्र में उन पर बोल्ड और सेक्स किटन का लेबल लग गया। और ये वही समय था जब लाइफ मैगजीन ने वो इंडियाज किसिंग क्राइसिस पर कवर स्टोरी की थी। एग्जैक्टली, जिसमें रेखा और विश्वजीत की तस्वीरें थी। लगता है रेखा ने बहुत जल्दी सीख लिया था कि कैसे नेगेटिव पब्लिसिटी को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। और उनके शुरुआती इंटरव्यूज
वो भी काफी बेबाक थे। अरे हाँ, बिना झिझक कहती थी प्री मैरिटल सेक्स नेचुरल है, या ये तो बस इत्तेफाक है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। उन बयानों ने तो मतलब उस जमाने में तहलका मचा दिया होगा। बिल्कुल, उनकी वो शुरुआती विवादास्पद छवि वहीं से बनी। खैर, इसके बाद उनके जीवन में रिश्तों का एक सिलसिला शुरू हुआ। प्यार की तलाश भी थी और दिल टूटने का दर्द भी। पहला बड़ा नाम आता है जितेंद्र का, जंपिंग जैक। हाँ, फिल्म एक बेचारा के सेट पर नजदीकियां बढ़ी। रोमांस पब्लिक हुआ, लेकिन अंत कड़वा रहा। खबरें थीं कि जितेंद्र ने रेखा के बारे में कुछ अपमानजनक बातें कहीं। और रेखा को लगा कि उनका इस्तेमाल हुआ है। उनकी गर्लफ्रेंड शोभा भी थी उस वक्त। हाँ, रेखा ने बाद में कहा भी कि जितेंद्र ने प्यार को लेकर उनके जो बचपन के सपने थे उन्हें तोड़ दिया। फिर आए विनोद मेहरा, जिन्हें वो प्यार से विन विन कहती थी। हाँ, विन विन। दोनों काफी करीब थे, अक्सर साथ देखे जाते थे। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम थी। विनोद की मां कमला मेहरा इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। वजह? वही रेखा की छवि और पृष्ठभूमि। हाँ, लगता तो यही है। और इसी दौरान रेखा की कथित आत्महत्या की कोशिश की खबरें भी आईं। वो टिक-20 जहर पीने वाली बात, जिसे बाद में उपमा में कॉकरोच वाली कहानी बना दिया गया था शायद। हाँ, वही कुछ छिपाने की कोशिश लगती है। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों ने कलकत्ता में गुपचुप शादी कर ली थी। अच्छा। हाँ, और किताब में विनोद मेहरा के घर हुए एक बड़े नाटकीय सीन का जिक्र है। जब रेखा शादी के बाद उनके घर गईं, तो कहते हैं उनकी सास ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया और चप्पल से मारने की कोशिश की। हाँ, कथित तौर पर ऐसा हुआ। कितना अपमानजनक रहा होगा। हालांकि सालों बाद रेखा ने विनोद मेहरा से शादी की बात से इनकार किया। कहा वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। ये विरोधाभास ये रेखा की कहानी का हिस्सा है। बिल्कुल। एक छोटा रिश्ता किरण कुमार के साथ भी रहा, किन-किन। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि तब किरण रेखा की दोस्त योगिता बाली को डेट कर रहे थे। हाँ, यहाँ एक पैटर्न दिखता है। रेखा रिश्तों में पूरी तरह डूब जाती थी, जिससे उनका काम भी प्रभावित होता था, शूट से गायब हो जाना। और किरण के पिता मशहूर विलेन जीवन, वो भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। वजह फिर वही, रेखा की प्रतिष्ठा। तो एक और रिश्ता सामाजिक दबावों के चलते खत्म हो गया। प्यार की तलाश और बार बार नामंजूरी, ये उनकी कहानी में बार बार लौट कर आता है। सही कहा। और फिर उनकी जिंदगी में वो शख्स आए जिसने उनकी छवि और शायद उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया, अमिताभ बच्चन। इनकी पहली मुलाकात जया भादुड़ी के जरिए हुई थी, जिन्हें रेखा दीदी भाई कहती थी। हाँ, दीदी भाई। शुरुआत में थोड़ी दूरी थी। अमिताभ जया की शादी में ना बुलाए जाने पर रेखा नाराज भी हुई थी। उन्होंने जया पर कुछ आलोचनात्मक टिप्पणियां भी की थी। लेकिन फिर आई फिल्म दो अनजाने 1976। ये एक टर्निंग पॉइंट थी। बिल्कुल। ये रोल उन्हें मिला भी इसलिए क्योंकि इसमें नेगेटिव शेड था और दूसरी हीरोइनें इसे करने से हिचक रही थीं। अच्छा। सेट पर अमिताभ बच्चन का जो प्रोफेशनलिज्म था, उनका अनुशासन, उसका रेखा पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने खुद माना कि वो उन्हें देखकर हैरान और नर्वस थीं। और यहीं से रेखा में एक बड़ा बदलाव दिखा, एकदम क्लियर। वो सेट पर टाइम पर आने लगी, अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने लगी। हाँ, और कहा जाता है कि इसी फिल्म की कलकत्ता शूटिंग के दौरान दोनों के बीच कथित रोमांच शुरू हुआ। इसका असर उनके काम पर भी पड़ा। आलोचकों ने भी माना कि वो एक चुलबुली एक्ट्रेस से गंभीर अदाकारा बन रही हैं। बिल्कुल। रेखा ने खुद अपने इस बदलाव का श्रेय अमिताभ को दिया। उनके लुक से लेकर अनुशासन तक, यहाँ तक कि शाकाहारी बनने तक का जिक्र है। एक और दिलचस्प बात है, इमरजेंसी के बाद जब मीडिया के एक वर्ग ने अमिताभ बच्चन का बॉयकॉट कर रखा था, हाँ, तब रेखा ही अपने इंटरव्यूज में बार बार उनका जिक्र करके इस कथित रिश्ते को हवा देती रही। सही। निर्माता प्रकाश मेहरा ने कहा था कि अमिताभ ने रेखा को कल्चर दिया। फिर वो गंगा की सौगंध के सेट पर हुई घटना, जहां अमिताभ ने कथित तौर पर रेखा पर कमेंट करने वाले एक शख्स की पिटाई कर दी थी। हाँ, उसने अफवाहों को और मजबूत कर दिया। इसी दौरान रेखा का करियर भी पीक पर था। 1978 में विनोद मेहरा के साथ घर आई। क्या कमाल की एक्टिंग थी, जबरदस्त। और रेखा ने बाद में कहा भी कि घर के रोमांटिक सीन करते वक्त वो विनोद की जगह उन्हें यानी अमिताभ को सोचती थी। हाँ, उसी साल मुकद्दर का सिकंदर आई। जोहराबाई का किरदार और वो गाना सलामे इश्क आइकॉनिक है। बिल्कुल। ये दूसरी औरत का किरदार कहीं ना कहीं उनकी अपनी जिंदगी की कहानी से जुड़ता हुआ सा लगा लोगों को। हाँ। रेखा ने खुद कहा कि ये दौर उनके स्त्रीत्व के खिलने का था। उनका बार बार तवायफ के रोल करना शायद उनकी माँ के अनुभवों और उनकी खुद की भावनाओं का प्रतिबिंब था। लेकिन इंडस्ट्री से हमले भी हो रहे थे। नरगिस दत्त की वो कथित चुड़ैल वाली टिप्पणी, हाँ, वो काफी विवादित थी। जीनत अमान ने भी आलोचना की थी।
और फिर 1980 में ऋषि कपूर नीतू सिंह की शादी में वो सिंदूर वाली घटना। ओहो हाँ, वो तो मतलब हंगामा हो गया था। रेखा मांग में सिंदूर भरकर पहुंची और सारी नजरें उन पर टिक गईं। कहा गया कि जया बच्चन की आंखों में आंसू आ गए थे। हाँ, ऐसी खबरें थीं। बाद में रेखा ने सफाई दी कि वो शूटिंग से सीधे आ गई थी और मेकअप हटाना भूल गई थी। अब सच क्या है कौन जाने। और फिर आई यश चोपड़ा की सिलसिला 1981। हाँ, जिसने इस कथित लव ट्रायंगल को सीधे पर्दे पर उतार दिया। कास्टिंग ही अपने आप में एक कहानी थी। यश चोपड़ा असल किरदारों को ही लेना चाहते थे। अमिताभ तैयार थे, पर रेखा बाहर हो गई। फिर स्मिता पाटिल और परवीन वाबी को साइन किया गया था ना। हाँ, पर यश जी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने फिर अमिताभ को मनाया कि वो रेखा और जया दोनों को राजी करें। अमिताभ ने यश जी से कहा कि वो पहले जया को मनाएं। और जया कैसे मानी? कहा जाता है कि जया क्लाइमैक्स सुनने के बाद मानी, जिसमें उनकी यानी पत्नी की जीत दिखाई गई थी। अच्छा, मतलब कहानी का अंत उनके पक्ष में था। हाँ, सेट पर माहौल बहुत तनाव भरा था। यश चोपड़ा ने खुद कहा कि वो डरे हुए थे। फिल्म उतनी चली नहीं जितनी उम्मीद थी। नहीं चली। शायद दर्शक असल जिंदगी की कहानी पर्दे पर देखकर असहज थे। यश चोपड़ा ने तो बाद में कास्टिंग को ही दोष दिया, लेकिन सिलसिला ने अमिताभ रेखा जया की कहानी को भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। बिल्कुल। फिर 1982 में कुली के सेट पर वो हादसा हुआ। अमिताभ बच्चन को जानलेवा चोट लगी। हाँ, पूरा देश हिल गया था। सब उनके लिए दुआ कर रहे थे। और इस दौरान रेखा के कथित बहिष्कार की खबरें आईं। कहा गया कि उन्हें अस्पताल में अमिताभ से मिलने नहीं दिया गया। हाँ, ये बात किताब में है। रेखा ने इसे सबसे बुरा एहसास बताया, पूरी तरह असहाय महसूस करना। खबरें ये भी थीं कि वो भेस बदलकर अस्पताल गईं, मन्नतें मांगी, पूजा पाठ करवाया, तिरुपति पैदल गईं। इस हादसे ने अमिताभ और जया को और करीब ला दिया। हाँ, और रेखा शायद और अकेली पड़ गई। बाद के सालों में जहां जया ने अफेयर की बातों को नकारा, वहीं रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमिताभ ने सार्वजनिक रूप से भले ही इनकार किया हो, लेकिन उनका प्यार सच्चा था। उनका वो बयान, मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करते हैं, बस। हाँ, वो बहुत चर्चित हुआ था। हालांकि सालों बाद अमिताभ ने सिमी ग्रेवाल के इंटरव्यू में इस रिश्ते से साफ इनकार करते हुए रेखा को संबंधित महिला कहा था। रिश्ते कितने उलझे हुए होते हैं। खैर, इसी मुश्किल दौर में रेखा ने एक ऐसी फिल्म की जो उनके करियर का मील का पत्थर बनी, उमराव जान 1981। हाँ, उमराव जान। निर्देशक मुजफ्फर अली ने उन्हें उनकी आंखों का दर्द देखकर ही कास्ट किया था। उनका कहना था कि अमिताभ सेट पर आते थे और रेखा खुद को उनसे विवाहित मानती थी। क्या बात है। फिल्म की कहानी अमीरन की है, जो उमराव जान बनती है, जिसकी जिंदगी प्यार में धोखे और अकेलेपन से भरी है। रेखा इस किरदार में जैसे रच बस गईं। उन्होंने उर्दू सीखी, कत्थक का अंदाज समझा, बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के। बिल्कुल, और उन्हें इस रोल के लिए नेशनल अवार्ड मिला। उमराव के अकेलेपन और रेखा की अपनी जिंदगी के संघर्षों में कई लोगों को समानताएं दिखीं। उन्होंने कलयुग, उत्सव, इजाजत जैसी 8 फिल्मों में भी बेहतरीन काम किया। श्याम बेनेगल और गुलजार जैसे निर्देशकों ने उनकी प्रतिभा की बहुत तारीफ की। सही कहा, लेकिन ये भी सच है कि वो बीच बीच में औसत या बी ग्रेड फिल्में भी करती रहीं। ये विरोधाभास हमेशा उनके साथ रहा। अब आते हैं 1990 के दशक में। रेखा का करियर थोड़ा धीमा पड़ रहा था शायद। हाँ, कुछ वैसा ही दौर था। और तभी 4 मार्च 1990 को उन्होंने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से अचानक शादी कर ली। ये खबर एकदम चौंकाने वाली थी। बिल्कुल, मुकेश अग्रवाल हॉटलाइन किचनवेयर से सफल हुए थे, लेकिन उनमें शोहरत और सामाजिक रुतबे की गहरी चाह थी। वो पार्टियों में थोड़ी अजीब हरकतें करते थे और डिप्रेशन से भी जूझ रहे थे। नीरज कुमार के कोट्स हैं किताब में। ये रिश्ता बहुत तेजी से बना। फैशन डिजाइनर बीना रमानी ने मिलवाया था। हाँ, कुछ ही मुलाकातों में मुकेश ने शादी का प्रस्ताव रख दिया और रेखा शायद एक सामान्य पारिवारिक जीवन और स्वीकृति की तलाश में मान गई। 1 महीने के अंदर मुंबई के एक मंदिर में रात को शादी हो गई। रेखा अग्रवाल, उन्हें एक सरनेम मिला। हेमा मालिनी की प्रतिक्रिया थोड़ी सतर्क थी। लेकिन ये शादी शुरू से ही मुश्किलों में घिरी थी। हनीमून पर ही रेखा को मुकेश की मानसिक स्थिति, उनकी दवाइयों के बारे में पता चला। मुकेश ने अपनी साइकोथेरेपिस्ट और पूर्व प्रेमिका एबी के बारे में भी बताया था उन्हें। हाँ, मुकेश का डिप्रेशन और असुरक्षा बढ़ती गई। वो बहुत पॉजेसिव हो गए थे। रेखा को जल्द ही एहसास हो गया कि वो मुकेश के लिए शायद सिर्फ एक ट्रॉफी वाइफ है। हाँ, मुकेश के बिजनेस में भी दिक्कतें आ रही थी। रेखा ने दूरी बनानी शुरू कर दी, कॉल्स लेना बंद कर दिया। फिर एक शाम मुकेश बारिश में उनके घर के बाहर गड़गड़ाते रहे, पर वो नहीं मिली। और फिर दोनों ने तलाक का फैसला कर लिया। हाँ, लेकिन
2 अक्टूबर 1990 को वो भयानक खबर आई। मुकेश अग्रवाल ने दिल्ली के अपने फार्म हाउस में रेखा के दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ओह। इसके बाद तो जैसे पूरे देश में रेखा पर हमला बोल दिया गया। हाँ, उन्हें राष्ट्रीय खलनायिका, ब्लैक विडो, विच, न जाने क्या क्या कहा गया। उनके पोस्टर फाड़े गए, उन पर कालिख पोती गई। मुकेश की मां ने कहा वो डायन मेरे बेटे को खा गई। इंडस्ट्री के कई लोगों ने भी उनकी निंदा की। सुभाष घई, अनुपम खेर। हाँ, रेखा उस वक्त न्यूयॉर्क में थी। उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में अपना पक्ष रखा, कहा कि तलाक आपसी सहमति से हो रहा था और दुपट्टे वाली कहानी गलत थी। मुकेश के परिवार ने रेखा के सेक्रेटरी फरजाना के साथ उनके रिश्ते पर भी सवाल उठाए थे। उसे असामान्य कहा था। हाँ, ये आरोप भी लगे। हालांकि मुकेश ने अपने सुसाइड नोट में किसी को दोष नहीं दिया था। रेखा ने मुकेश की संपत्ति पर कोई दावा भी नहीं किया। नीरज कुमार की वो कैमरे वाली टिप्पणी भी है किताब में। मुकेश की मौत और अगले ही साल मां पुष्पावली के निधन के बाद रेखा जैसे और भी सिमट गईं। हाँ, वो लगभग एकांतवासी हो गई। इंटरव्यू कम हो गए, और हुए भी तो बातें ज्यादा दार्शनिक, ज्यादा रहस्यमयी होती थी। हालांकि 1994 में उन्होंने अपने पिता जेमिनी गणेशन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर एक तरह से सार्वजनिक सुलह कर ली थी। वो एक बड़ा मौका था। हाँ, वो था। उनका बाद का करियर भी उतार चढ़ाव भरा रहा। खून भरी मान की सफलता ने उन्हें लेडी अमिताभ का खिताब दिलाया। दूसरा फिल्मफेयर मिला, पर कई फिल्में नहीं चली, मैडम एक्स जैसी। फिल्मों से ज्यादा वो अपने ग्लैमरस फोटोशूट्स के जरिए चर्चा में रहीं। जय शेठ, गौतम राजाध्यक्ष, उन्होंने उनकी दीवा वाली छवि को और पुख्ता किया। हाँ, कुछ आलोचकों ने कहा कि ये रहस्यमयी छवि जानबूझकर बनाई गई थी। खालिद मोहम्मद की टिप्पणी थी इस पर। काजोल के साथ वाला वो फोटोशूट भी काफी विवादित रहा था। बाद में खिलाड़ियों का खिलाड़ी, कामसूत्र, आस्था, जुबेदा, क्रिश जैसी फिल्मों में भी नजर आईं। लेकिन 2004 के सिमी गरेवाल इंटरव्यू में, हाँ, उसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ किसी भी निजी रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। कहा कि वो दुनिया भर का लव उस व्यक्ति के लिए महसूस करती हैं, एक फैन की तरह, जो उनके पहले के बयानों से बिल्कुल अलग था। बिल्कुल। 2012 में राज्यसभा का नामांकन भी विवादों में रहा। जया बच्चन के खिलाफ राजनीतिक चाल के तौर पर देखा गया। सीट बदलने की घटना हुई, उनकी कम उपस्थिति की आलोचना हुई। लेकिन लोगों की दिलचस्पी उनमें बनी रही। आज भी अवार्ड शो में कैमरे उन पर टिक जाते हैं। अमर सिंह के किस्से भी जुड़े। हाँ, और उनकी परछाई की तरह हमेशा साथ रहने वाली उनकी सेक्रेटरी फरजाना, उनकी भूमिका भी एक पहेली बनी हुई है। मुकेश के परिवार ने उनके रिश्ते पर जो टिप्पणियां की थी, वो भी किताब में है। तो ये थी रेखा की कहानी के कुछ अहम पड़ाव। एक उपेक्षित बचपन से लेकर ग्लैमर और विवादों से भरे स्टारडम तक, प्रशंसित अभिनय से लेकर निजी ट्रेजेडियों तक, और आखिरकार एक रहस्यमयी एकांतवास तक। उनके जीवन में विरोधाभास साफ दिखते हैं। वो बेबाक लड़की जो खामोश दीवार बन गए, प्यार की लगातार तलाश और बार बार दिल टूटना, सामाजिक निर्णयों का सामना, एक शानदार करियर जिस पर निजी जीवन की कहानियां हमेशा हावी रहीं। हाँ, ये किताब उनके लचीलेपन को तो दिखाती है, लेकिन साथ ही एक गहरे अकेलेपन और शायद कभी न भरे जख्मों की तरफ भी इशारा करती है। बिल्कुल। आखिर में एक सवाल मन में आता है। ये जीवनी अनकही कहानी बताने का दावा करती है, पर रेखा आज भी उतनी ही रहस्यमयी लगती हैं। क्या ये रहस्य बनाए रखना ही उनका आखिरी सुरक्षा कवच है? हो सकता है। एक तरीका उस जिंदगी पर थोड़ा नियंत्रण पाने का जो अक्सर दूसरों के फैसलों से तय होती रही। रेखा के इस बेहद करीने से गढ़े गए व्यक्तित्व के पीछे असली भानुरेखा कितनी बची है? ये सवाल वाकई सोचने वाला है। शायद ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ दें।